एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ आपको जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा डर लगता है, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। जी हाँ, आप लोगों के जो भी डर है इस टॉपिक को लेकर, मेरे साथ अगर आप क्लासेस लगाएंगे तो इस टॉपिक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आप एग्जाम में अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 8 से 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसलेशन टॉपिक से। क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपकी किताब में जैसे दिया हुआ है बिल्कुल उसी के अनुसार जहां से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल वैसे ही मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूं। अब ट्रांसलेशन टॉपिक के लिए आप सभी को एक बात तो पता होगी और वो ये कि टेंसेस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टेंसेस के साथ साथ और भी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से सही आंसर चाहते हैं। अब कभी भी जब हमें अनुवाद करने के लिए बोला जाए तो ध्यान रखिए, जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत कीजिए, क्योंकि जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो गलतियां इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ। आपको इस टॉपिक से डर इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि बचपन से कभी भी आपने इंग्लिश के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आपकी किताब के अंदर ये टॉपिक जिस तरीके से दिया गया है मैं बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये रहता है कि मैम हमारी बुक में ऐसा दिया हुआ है, आप प्लीज वैसे बता दो तो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने अपने तरीके से भी क्लासेस दिखाई हुई हैं ट्रांसलेशन पढ़ाने की, मैं आपकी किताब के तरीके से भी आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूं। अगर आप भी सभी बच्चे हर एक टॉपिक को डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि यार मेरे ग्रामर का, मेरे राइटिंग सेक्शन का, मेरे रीडिंग सेक्शन का, मेरा लिटरेचर सारा पोर्शन मेरा कवर हो जाए, मुझे डिटेल में पढ़ना है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा 60 दिन का रिवीजन कोर्स लेकर आ रही हूं, जिस रिवीजन कोर्स के अंदर बेटा जी आपका पूरा कोर्स रिवाइज करवाया जाएगा, जिसमें कंप्लीट ग्रामर होगा, कंप्लीट रीडिंग सेक्शन होगा और कंप्लीट लिटरेचर भी होगा। मैं आपको दिखाती हूं ये सब चीजें आपको कहां मिलेंगी और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ये 60 दिन का कोर्स जो होने वाला है वो आपको मिलने वाला है बेटा यहां पर। ये चैनल आपको दिख रहा है, ये मेरा चैनल है फैब इंग्लिश, ये यूट्यूब के ऊपर है। आपको जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधा इस चैनल के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस चैनल पर आएंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी क्लासेस की। अगर आप सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर सभी टॉपिक्स के वन शॉट वीडियोस चाहते हैं या फिर आप सभी टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर मैंने हर तरीके की वीडियोस ऑलरेडी भी बनाई हुई हैं, आपको पहले से भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से मेरा ये 60 दिन का रिवीजन कोर्स बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए आने वाला है, जहां आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको डिटेल में मैं सब कुछ रिवाइज करवाऊंगी, क्या क्या चीजें हैं। हम केवल फोकस उन चीजों पर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको बताऊंगी, वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फैब इंग्लिश चैनल है नाम का, FAB फैब ENGLISH इंग्लिश। जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर मैं आपको क्लास का टाइमिंग भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर आप भी मेरे इस 60 दिन के कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो और बिल्कुल डिटेल में, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं अपना रिवीजन करना, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, दिस इज द बेस्ट चैनल, आप जहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। आपको लिटरेचर भी मिलेगा, आपको ग्रामर भी मिलेगा, आपको राइटिंग सेक्शन भी मिलेगा और आपका पूरा रिवीजन होगा। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं
11th और 12th के, ग्रामर सबके लिए रहेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी मीडियम का बच्चा हो। साथ ही साथ जो सीबीएसई की बुक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताब अब हर एक बोर्ड में लग गई है, वो क्लास 12th की बुक मैं आप लोगों को वहां पर करवाने वाली हूं, उसका भी रिवीजन हम वहां पर करेंगे। साथ ही साथ ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो सभी बोर्ड्स के लिए, 11th के भी 12th के भी, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत ग्रामर में ही आती है, तो हम ग्रामर पे ज्यादा फोकस करेंगे और हम एंटोनिम सिनोनिम सारे टॉपिक वहां पर ऑलरेडी करने वाले हैं। पर डेट याद रखिएगा 1 दिसंबर। तो अगर आप चाहते हैं रिवीजन करना 60 दिन लगातार मेरे साथ, तो फटाफट से जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अब 1 दिसंबर से मेरी क्लासेस वहीं पर होंगी। ठीक है, अब ये हो गई बात हमारी आगे की। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। मैंने जैसा बोला आपको कि वर्ड टू वर्ड कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। अब आपकी किताब में कुछ इस तरीके से ट्रांसलेशन वाला हिस्सा दिया हुआ है, शुरुआत इस तरीके से की हुई है, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करेंगे। जैसे टीचर बुक खोलकर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे ही मैं भी आपकी बुक के जरिए ही आपको आज की क्लास पढ़ाने वाली हूं। अगर आप इसी क्लास को आगे पूरा टॉपिक कंप्लीट डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आपको रिवीजन कोर्स के अंदर आना होगा और वहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। वहां पे अपन सारा रिवीजन करेंगे, आराम से 1-1.5 घंटे की क्लासेस लिया करेंगे, डेली होंगी वो क्लासेस, ठीक है। चलो, अब अनुवाद के सामान्य नियम, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। और सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो ये कि अंग्रेजी भाषा के वाक्यों को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब आमतौर पर जो हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसके सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक्शन की स्थिति नहीं होती, ऐसे वाक्यों को टू बी के वाक्यों के नाम से जाना जाता है और इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं कमरे में नहीं हूं, मैं कमरे में हूं। कुछ भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर आप कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं, पर आप अपना स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंटर कॉलेज की छात्रा हूं। आई बात समझ में? क्या आम मीठे होते हैं? इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, राइट? है, हूं, हे, था, थे, थी। जब इस तरीके की बात की जाए, वैसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज हम कह रहे हैं कि अगर हमें मान लीजिए इज एम आर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? इज एम आर का। तो इज एम आर का इस्तेमाल आप सभी बच्चों को पता है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर किया जाता है। जैसे कि वॉज वर का इस्तेमाल पास्ट में किया जाता है और विल का इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, आगे टेंसेस भी हम कंप्लीटली पढ़ेंगे ट्रांसलेशन पढ़ने के दौरान ही, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है और पेशेंस सबसे बड़ी चीज है जो आपको रखना है। आज की ये क्लास आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आगे जो 60 दिन मेरे वाले चैनल फैब इंग्लिश पर क्लास होगी वो किस तरीके की होने वाली है और आपको कैसे डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है। तो आप इसको एक डेमो लेक्चर की तरह भी देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इज एम आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जैसे कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो आप एक बात बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है? नहीं, वो केवल बता रहा है कि मैं एक लड़का हूं। आई एम अ बॉय। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो 2 तरीके के वाक्य हो गए। एक तो हमारे हो गए जिनके अंदर कार्य नहीं होता और एक हमारे वाक्य होते हैं जिनके अंदर कार्य होता है। तो आज की क्लास में हम उन वाक्यों के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर कार्य नहीं होता है, ठीक है।
अगर बात की जाए प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर हम यूज करते हैं इज एम आर का। अब सिंपल सी बात है कि इज का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। एम का इस्तेमाल आप करेंगे आई के साथ, और आर का इस्तेमाल आप करेंगे किसके साथ? प्लूरल के साथ, मतलब कि बहुवचन के साथ। तो ये हो गया एक वचन, ठीक है, और ये हो गया बहुवचन। और बेटा जी आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वॉज या वर का। वॉज और वर का इस्तेमाल कैसे होता है? वॉज का इस्तेमाल आप करेंगे एक वचन के साथ, और वर का इस्तेमाल आप करेंगे बहुवचन के साथ। यस, तो वापस से देख लेते हैं। और ये कब इस्तेमाल होते हैं? पास्ट में, है ना। आपको ये तो मालूम ही होगा कि 3 में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट की बात की, उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया? इज एम आर। पास्ट की बात की, उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया? वॉज, वर। तो वॉज का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर के साथ, और वर का इस्तेमाल हम करेंगे प्लूरल के साथ। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे ही वॉज अ बॉय, वह एक लड़का था। ही क्या है? सिंगुलर है। दे वर फार्मर्स, वे किसान थे। वे क्या हो गए? प्लूरल हो गए, इसीलिए बहुवचन हो गए। तो हमने किसका इस्तेमाल किया? वर का इस्तेमाल किया। अब ये कैसे वाक्य थे जो हम पढ़ रहे हैं? ये वाक्य हैं जिनके अंदर कोई भी क्रिया नहीं हो रही। जिन वाक्यों के अंदर क्रिया होती है उन वाक्यों को क्या बोलते हैं? मतलब वो वाक्य कैसे होते हैं? जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मैं पढ़ा रही हूं, तो मैंने बोला आई एम टीचिंग, बोला ना मैंने। तो पर इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है? एक कार्य हो रहा है, और वो कार्य क्या है? पढ़ाने का कार्य है, राइट। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, राइट। यू आर रनिंग, आप दौड़ रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? आप दौड़ने का काम कर रहे हैं। ये वाले सेंटेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे जिनके अंदर कोई क्रिया होती है। आज हम पढ़ेंगे जिनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। तो आप ज्यादातर इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें एक्शन अवश्य होता है और ये क्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऐसे वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। होता है 2 तरीके का, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। दूसरा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो ये 2 तरीके के हो गए, कहने का बस तरीका बदल गया, है ना। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। पैसिव में अगर हमें करना है तो क्या बन जाएगा? एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं, इसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है। और अगर आपको वापस से स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है, एक्टिव वॉइसिव, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं, तो हम वो 60 डेज का जो रिवीजन कोर्स ला रहे हैं उसके अंदर करने वाले हैं। तो आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर एक काम हो रहा है, जैसे इसके अंदर लिखने का काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोल रही थी आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो उसके अंदर तो कोई काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, आगे हमें क्या पढ़ना है?
अनुवाद करते समय अंग्रेजी भाषा की वाक्यों की बनावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस को हमें बनाना कैसे है, कर्ता कहां आएगा, क्रिया कहां आएगी, हमें पता होना चाहिए, है ना। वरना अगर हम सब चीजें उल्टी पुल्टी लगा देंगे तो क्या कोई सेंटेंस ठीक बन पाएगा, क्या उसका मतलब समझ में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, अगर मैं लिखती अ एम बॉय आई, इसका तो मतलब आप सबको पता है कि मैं एक लड़का हूं, लेकिन इसका क्या कोई मतलब निकलेगा ए एम बॉय आई? नहीं, नहीं निकलेगा ना। इसीलिए इसका मतलब क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने इसको सही सूत्र के अनुसार लिखा है। यस, एक प्रॉपर तरीका होता है जब भी आप अनुवाद करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। पहले आपको कर्ता लिखना है, फिर क्रिया लिखनी है, कौन सी क्रिया पहले आएगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहां लिखना है, कहां नहीं। और सारे वाक्य एक जैसे तो नहीं होते, कुछ वाक्य नकारात्मक होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, कुछ वाक्य प्रश्न सूचक होते हैं, मतलब कि इंटेरोगेटिव होते हैं, कुछ वाक्य प्रश्न सूचक नकारात्मक होते हैं, जैसे कि क्या मैं खाना नहीं खाता, इसमें सवाल भी है और नकारात्मक के लिए नहीं भी है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। इन सभी सेंटेंसेस का सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों और कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, जैसे यहां पर बोला जा रहा है कि भाई हमें जब भी ट्रांसलेट करना है तो हमें भाषा के वाक्यों की बनावट को देखना होगा, राइट। साधारण वाक्यों में वाक्यों का क्रम इस प्रकार होता है। मान लीजिए, पहले मैं आपको बताती हूं कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। जैसे आपको पता है, एक मिलेगा आपको एफर्मेटिव, कहने का मतलब सकारात्मक। दूसरा आपको मिलेगा नेगेटिव, कहने का मतलब नकारात्मक। उसके बाद आपको मिलेगा इंटेरोगेटिव, कहने का मतलब प्रश्न सूचक, राइट। फिर आपको मिलेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कहने का मतलब प्रश्न सूचक नकारात्मक, प्रश्न सूचक नकारात्मक। वैसे ही आपको WH वर्ड वाले सेंटेंस भी मिलेंगे। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में ना जाकर और इसमें भी हम WH नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम इजीली कर लेंगे जो हमें करना है ना। हमें बस चीजों को सीखना है। कभी भी आप इन फॉर्मूलाज को, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में या मैथ्स वगैरह में फॉर्मूलाज याद करते हैं, आप इंग्लिश में कोशिश करो इन चीजों को, इन रूल्स को याद करने की क्वेश्चंस के जरिए। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसको पढ़ो, समझो, सॉल्व करो और देखो कि यार इसमें कौन सा रूल लगा है। उस रूल से रिलेटेड कई सारे सवाल लगाओ, आपको रूल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर बैठोगे याद करने एक एक रूल को तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब सवाल निकालने जाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने बोला कि यार साधारण वाक्य जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, उसके अंदर क्रम क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब कि पूरक वो लगाना है, या फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। राइट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
अपना इस सूत्र को फॉलो करके अपना आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, किसका? अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब। अब ये अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब क्या है? देखो, आपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सिंटेक्स नाम का एक टॉपिक सुना होगा। वो टॉपिक बेसिकली ये कहता है, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में भी आता है। आपको अगर ये टॉपिक भी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको बोला आप 60 दिन वाले रिवीजन कोर्स में आ जाओ, वहां मैं पढ़ाऊंगी, पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, और ऑलरेडी वीडियो भी डली हुई है इस टॉपिक की मेरे वाले चैनल पे, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि अंग्रेजी भाषा में अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि भाई हमारे बीच में कोई एक अग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है टाइप। समझौता एज इन हिंदी में अग्रीमेंट को समझौता ही कहते होंगे आई गेस। तो कहने का मतलब ये कि अगर कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, अगर कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, बस इतनी सी बात बोलता है ये रूल, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कर्ता क्या है, और उसी से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम वो भी पढ़ लेंगे। चलिए, यदि कर्ता सिंगुलर नंबर में है, जैसे हमने वॉज वर देखा ना, वॉज हमें सिंगुलर के साथ लगाना है, वर हमें प्लूरल के साथ लगाना है। तो बस यही तो हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे शी वॉज अ गर्ल, वह एक लड़की थी, उसी के साथ हमने बोला दे वर एनिमल्स, वो क्या थे? जानवर थे। यहां पर क्योंकि हमारा कर्ता जो है शी, वो क्या है? एक वचन है, इसीलिए हमने जो क्रिया लगाई वो क्या लगाई? एक वचन लगाई। अगर हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन है, दे मतलब कि वे, इसीलिए हमने जो क्रिया लगाई वो क्या लगाई? प्लूरल लगाई, बहुवचन लगाई। सिंपल। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, इसमें गलती होती है तो नंबर कटते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां ध्यान रखिए कि सभी मुख्य क्रियाएं मतलब फाइनाइट वर्ब प्लूरल नंबर होती हैं। अब ये मैं आपको बताती हूं कि क्या मतलब हुआ। देखो, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब प्लूरल नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि यार कोई भी वर्ब है, मान लो प्ले, सिंग, डांस, ये सब क्रिया है। प्ले खेलना, सिंग गाना गाना, डांस नाचना, क्रिया है या नहीं है? है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है ये क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही तो है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अपनी बेस फॉर्म में है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? हमेशा प्लूरल होती है। अगर आप इसको सिंगुलर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आपको इनके आगे एस या ईएस ऐड करना है। अगर मैं लिखूं प्लेज, अगर मैं लिखूं सिंग्स, अगर मैं लिखूं डांसेस, तो ये क्या बन गई? ये बन गई है सिंगुलर। तो ये हो गई हमारी प्लूरल क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थी, और ये हो गई हमारी सिंगुलर क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं रही, हमने इनके साथ एस या ईएस लगा दिया। अगर आपका कर्ता सिंगुलर होगा तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से इन क्रियाओं को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका कर्ता प्लूरल होगा तो आप इस तरीके से क्रियाओं को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बोलेंगे आई गो, मैं जाता हूं, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताओ। आई गो, यू गो, वी गो, दे गोज, क्योंकि दे क्या हो गया? प्लूरल हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? मुझे ये बताओ। तो इन्हीं चीजों का आपको बेसिकली ध्यान रखना होता है।
चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और कुछ और नियमों के बारे में जानते हैं। ये अभी पता है मैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूं क्योंकि ये पहली क्लास है ना। अनुवाद करते समय सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ध्यान रखना होता है। ये तो आपको पता है कि भाई प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर कोई भी मतलब कि हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी दो कार्य हैं जो पास्ट में हुए हैं, तो उन दोनों कार्यों को हम कैसे चेंज करेंगे। कोई पास्ट इंडेफिनिट की तरह चेंज होगा, कोई पास्ट परफेक्ट की तरह चेंज होगा। तो ये जो सीक्वेंस होती है ना, इसका बहुत ध्यान रखना होता है हम लोगों को। क्या होती है, जब पढ़ेंगे ना हम तब पता चलेगा। अभी ये हमें बेसिक रूल्स बता रहे हैं कि इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में पंचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉमा कहां लगेगा, फुल स्टॉप कहां लगेगा। शब्द भंडार, वोकैबुलरी का बहुत इस्तेमाल होता है। एक रीजन ये भी बहुत बड़ा है कि बच्चे अक्सर वोकैबुलरी अच्छी ना होने की वजह से भी क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं, इस वाले टॉपिक से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि यार इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। मैं अपने चैनल फैब इंग्लिश के ऊपर आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही इजी तरीका, लेकिन अगर आपको जानना है तो आपको 60 दिन वाले फ्री इंग्लिश के रिवीजन कोर्स में आना होगा। उस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, क्लिक करो और वहां पर पहुंच जाओ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब यथासंभव वाक्य छोटे, सरल तथा शुद्ध होने चाहिए। तो कहने का मतलब कि यार सेंटेंस जो है छोटे हो, ठीक है, सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है चीजों को, क्योंकि जब आपके सेंटेंस सिंपल होंगे, वोकैबुलरी आसान इस्तेमाल की होगी, तो आपके लिए भी इजी रहेगा उसको बनाना। अनुवाद के लिए टेंस का ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टेंसेस। टेंसेस का एक वीडियो जिसमें मैंने पूरे एक वीडियो में कंप्लीट टेंस पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो मेरी डली हुई है मेरे वाले चैनल पे। आप जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 घंटे की वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने टेंस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ हम 60 दिन वाले कोर्स में भी इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे टू बी वाक्य में किस प्रकार का एक्शन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता है। टू बी वाले वाक्य कौन से हो गए, जिसके अंदर है, हूं, था, थे, इस तरीके की बात हो। जैसे मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं एक लड़का था, मैं एक लड़की थी, है ना, वैसे सेंटेंसेस। तो टू बी वाले वाक्य कौन से होते हैं, जिनके अंदर कोई भी क्रिया नहीं होती है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों का, है, हो, हूं, ठीक है। चलो, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, जैसे आई एम अ बॉय, ही, शी, इट, दिस, दैट। और एक वचन के कर्ता के साथ इज, सिंगुलर। बाकी यू, दे, वी, दीज, दोज, इनके साथ बहुवचन के कर्ता यानी कि आर का प्रयोग, जो मैंने अभी आपको बताया कि इज तो लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, और आई लगेगा एम के साथ। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं एक लड़का नहीं हूं, तो आप क्या बनाएंगे, आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। वैसे ही क्या बोला इन्होंने, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। इज एम आर में आई के साथ क्या लगेगा, इज, एम। आई एम, मैं एक लड़का नहीं हूं, इसी के बाद तुरंत आप नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट अ बॉय। बन गया सेंटेंस, राइट। चलिए, वैसे ही जब आपको इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक बनाना है, तब आप लोग क्या करेंगे, देखो, आप हमेशा प्रश्न सूचक वाक्यों में जो भी ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इन्हें हम सहायक क्रियाएं बोलते हैं, इनको आप हमेशा कर्ता से पहले लगाओगे। सिर्फ इतना करना है, जैसे मैंने बोला आई एम अ बॉय,
मैं एक लड़का हूं। अगर आपको बोलना है क्या मैं एक लड़का हूं, तो आप क्या बोलेंगे? हमें यहां बोला इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले इज एम आर लगाएंगे। क्या मैं एक लड़का हूं? सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है? एम आई अ बॉय। इज एम आर का एम लगाया, सब्जेक्ट क्या था? आई, कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या मैं एक लड़का नहीं हूं आता, तो हम एम आई नॉट अ बॉय लगाते। एम आई नॉट अ बॉय। ये वाक्य कैसा हो गया? ऐसा, नकारात्मक हो गया। और क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि प्रश्न सूचक है ना? तो अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्न सूचक बनाना है, तो क्या करना है? केवल हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं ये, इनको उठाकर कर्ता से मतलब कि सब्जेक्ट से पहले रख देना है। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब यदि प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न किया गया है तो उसकी बनावट का क्रम कैसा होता है? मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि कैसा सेंटेंस बताऊं मैं तुम लोगों को, एकदम से सेंटेंस याद भी नहीं आता है। तुम वहां क्यों गए, है ना? इसमें क्या पूछा गया? देखो, इसको ना समझने का एक बहुत इजी तरीका है। हमारे पास प्रश्न सूचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक तरीका जिसमें सवाल हो ऐसा जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सको, जैसे क्या तुम सुंदर हो? इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकती हूं। हाँ मैं सुंदर हूं या हाँ मैं सुंदर नहीं हूं। ये क्या हुए? ये पहले तरीके के प्रश्न सूचक हुए जिसके अंदर आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। और ऐसे प्रश्न सूचक सेंटेंसेस को जब भी हमें बनाना होता है तो हम सिंपल ऐसे बना देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा के। अगर मान लीजिए आपको बोलना है मैं सुंदर क्यों नहीं हूं, Why am I not beautiful? यहां आपने एक ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब सामने वाला हाँ या ना में नहीं दे सकता, उसे बताना पड़ेगा कि तुम सुंदर क्यों नहीं हो। ऐसे सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन वर्ड का। और ये क्वेश्चन वर्ड तुम्हें पता है क्या होता है? ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH वर्ड के नाम से आपने सुना होगा। When, why, where, how, सुने हैं ना? क्या, क्यों, कब, कैसे। जब ऐसा सवाल कोई कर ले तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, मतलब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हमारा इज एम आर या फिर वॉज वर आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे मैंने बोला why, फिर I am beautiful, सॉरी why उल्टा लिख दिया ना, देखा? Why am I beautiful? मैं सुंदर क्यों हूं? तो यहां पर क्यों हो गया था? Why am I beautiful? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। पहले क्या लिखा? WH वर्ड क्या था? क्यों, क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर में से एम, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, और फिर कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? बस, तो यही कहानी है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके जरिए हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैं एक चिकित्सक हूं। मैं एक चिकित्सक हूं। चिकित्सक को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्टर। कैसे बन जाएगा? मैं, आई, हूं, एम, एक चिकित्सक, अ डॉक्टर। सिंपल। सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने इज एम आर का एम डाल दिया, एंड उसके बाद हमने अ डॉक्टर, कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, आ गई बात समझ में? तुम राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र हो। तुम यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर अ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज स्टूडेंट। सिंपल, यू आर अ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज स्टूडेंट। आसान था या नहीं था? आ गया भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट डाला, फिर एसएमआर डाला, फिर बता दिया उसके बारे में जो बताया है। तीसरा देखते हैं, सीता एक आदर्श महिला है। सीता एक आदर्श महिला है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। सीता क्या है? सिंगुलर। इज अ, आदर्श के लिए यूज हो रहा है वर्ड आइडियल, लिखा हुआ है ना नीचे। सो सीता इज एन, अब आइडियल है तो इज एन आइडियल वुमन। सीता इज एन आइडियल वुमन। अगला, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। ही इज माई, घनिष्ठ के लिए क्या यूज करोगे? क्लोज। ही इज माई क्लोज फ्रेंड। आ गई बात समझ में? अब आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर। जितने भी सेंटेंसेस आगे हैं, टोटल 20 सेंटेंसेस हैं यहां पर, है ना? तो 20 सेंटेंसेस आप लोगों को अब ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजने हैं। मैं हर बच्चे का कमेंट देखूंगी और वहां बताऊंगी कि क्या गलतियां की हैं। इस टॉपिक के ऊपर जब आगे वाली क्लासेस होंगी, वो क्लासेस आप लोग रिवीजन कोर्स में देखेंगे, जो 60 दिन का हम 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 60 दिनों का सभी बोर्ड्स और सभी मीडियम के बच्चे यहां पर अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे ग्रामर से, सीधी सी बात, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है, वो एक ऐसा पोर्शन है, वो एक सेक्शन ऐसा है जहां आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, तो हम उसको करेंगे। साथ साथ लेकिन हम अपने बाकी के टॉपिक्स भी करते चलेंगे, लेटर वगैरह, आर्टिकल वगैरह, एसे राइटिंग वगैरह, वोकैबुलरी वाला पार्ट हम सब साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो अगर ऐसे ही डिटेल में आपको चीजें करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और सारा कोर्स अपना रिवाइज करना है, तो 60 दिन के फैब इंग्लिश के कोर्स के ऊपर आप जा सकते हैं, जो 1 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। और ये है हमारा चैनल जहां पे मेरी क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का 1 तारीख को। और साथ ही साथ इसके कम्युनिटी पोस्ट पर मैं पोल डालूंगी, वहां पर आपसे जो सवाल किए जाए टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड, तो आप आज ही जाओ ताकि हम टाइमिंग भी डिसाइड कर सके कि कौन सा टाइम हमें सूटेबल रहेगा, जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सो बाय गाइस, टेक केयर एंड मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सी यू।